सहारा प्रणाम। बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रीति पांडे। हैदराबाद का नया निजाम कौन? ओवैसी और केसीआर के गढ़ में घुसकर जिस अंदाज में बीजेपी ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा और अपने राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं को प्रचार में उतारा, उससे साफ हो चला था कि दीवार पर लिखी इबारत बदलने की चुनौती में बीजेपी अपने प्रतिद्वंदियों को बड़ा झटका दे सकती है। देश की सबसे बड़ी नगर निगमों में से एक जीएचएमसी यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी ने न सिर्फ अपनी सीटों में कई गुना इजाफा किया, बल्कि दूसरे दलों के वोट बैंक में भी सेंध लगा दी। विरोधी भौचक हैं। तेलंगाना में क्षेत्रीय ताकत बनकर उभरे केसीआर और मुस्लिम समुदाय की नुमाइंदगी का परचम उठाए ओवैसी को गुमान भी नहीं था कि 2018 के विधानसभा चुनाव में 7.1% वोट प्रतिशत वाली पार्टी अपने वोट बैंक में करीब 2.5 गुने का इजाफा कर लेगी। बीजेपी कह रही है कि आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा है। बाकी की छटा 2023 में दिखेगी, जब तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का शंखनाद होगा। उधर टीआरएस और एआईएमआईएम बीजेपी की पतंग काटने की तरकीब तलाशने में जुट गए हैं। दक्षिण में अपना दायरा बढ़ाने के लिए बीजेपी ने मुहिम छेड़ दी है। पार्षदों के चुनाव में अपने राष्ट्रीय महारथियों के भरोसे बीजेपी ने हैदराबाद का मिजाज तो पढ़ लिया है, लेकिन टीआरएस और एआईएमआईएम का तिलिस्म तोड़ने के लिए उसे शायद अभी और कवायद की जरूरत है। 2016 के इसी चुनाव में 150 में से 99 सीटें जीतने वाले टीआरएस और 44 सीटों के साथ दूसरे पायदान पर खड़े ओवैसी को खतरा महसूस होने लगा है। आखिर बिहार के बाद बंगाल और महाराष्ट्र के अपने अगले एजेंडे पर काम करने में जुटे ओवैसी को इसी नतीजे के आसरे ममता से भी गठजोड़ करना है और राष्ट्रीय राजनीति में एआईएमआईएम का वजूद भी तैयार करना है, जबकि बीजेपी को तेलंगाना के साथ साथ आंध्र, तमिलनाडु और केरल की भी थाह लेनी है। तो कुल मिलाकर के ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनावों के नतीजों को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी को खुशखबरी मिली है, जिस तरीके से बीजेपी के वोट बैंक में इजाफा हुआ है, वो बीजेपी को तो ऑक्सीजन देने का काम कर रही है, लेकिन साथ ही साथ टीआरएस और अगर बात की जाए ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के लिए उनके माथे पर पेशानी जो है वो और तंती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके लिए बीजेपी के इस वोट बैंक में इजाफा कहीं ना कहीं चिंता का सबब बन सकता है, क्योंकि 2023 की तैयारी भी इसी के साथ शुरू हो जाएगी। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने नगर निकाय के चुनाव को भी इतना हाई प्रोफाइल बना दिया और उसके बाद नतीजे जिस तरीके से देखने को मिले कि बीजेपी के वोट बैंक में इजाफा हुआ, बीजेपी की सीटें बढ़ जाती हैं, ये अपने आप में स्थिति को स्पष्ट कर रही हैं कि क्षेत्र की जनता दो क्षेत्रीय पार्टियों से तो खुश नहीं है। अब उन्हें नया विकल्प चाहिए और बीजेपी वो उस नए विकल्प के रूप में न सिर्फ फिट बैठती दिखाई दे रही है, बल्कि जबरदस्त विपक्ष जो है वो भी तैयार कर दिया बीजेपी ने। हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के नेता संजय सिंह, टीआरएस की समर्थक रेखा राव, एआईएमआईएम के नेता दिलशाद अहमद और राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी जुड़ गए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रेखा जी, मैं आपका ही रुख कर लेती हूं, क्योंकि टीआरएस की सीटों का नुकसान, बीजेपी का फायदा। आप ही के पास सबसे ज्यादा सीटें थी और सबसे ज्यादा डैमेज भी आप ही को हुआ है, कमी कहां रह गई? सवाल यहाँ पे है, जो मेयर सीट था किसको मिलेगा, और वो बस हमें मिल ही जा रहा है। बीजेपी ने भी क्लेम किया था, हमने भी किया था, तो वो हमारे हिस्से में आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल किसको मिलता है वो देखते हैं। कितने सेकंड से सिल्वर और उसका है गोल्ड का डिफरेंस है, नो वन सीज ना। और जो बीजेपी ने वो तरीका किया था वह बहुत ही क्लियर है कि उन्होंने पोलराइजेशन का विजन लेकर उन्होंने आगे बढ़ रहे थे। वो लोग काफी फर्क पड़ा हुआ है। अदरवाइज देखा जाए तो जितने भी वेलफेयर स्कीम टीआरएस के उसके भरोसे पे, उसी के चलते हमें जो भी वोट मिले हैं और असेंबली के इलेक्शन और जीएचएमसी का भी नॉट कंपेयर तो बहुत ही छोटा है, अलग अलग है। और दुब्बाका में को लेकर कुछ कॉन्फिडेंस आया हुआ है। दुब्बाका में जो एक
क्लेम था, ये था कि कंफ्यूजन था चुनाव चिन्ह को लेकर। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो 3000 वोट से जीता था उन्होंने, तो वहां पे कंफ्यूजन था कार और चक्का बेलन। लेकिन रेखा जी, ये जो कारण आप बता रही हैं बीजेपी के सीटों में जिस तरीके से इजाफा देखने को मिला, क्या ये कारण उसको जस्टिफाई करते हैं? सिर्फ यही कारण रहे या वाकई बीजेपी ने आपके गढ़ में सेंध लगा दी है? इट्स वेरी नॉर्मल, बिकॉज हर 2 इयर्स 3 इयर्स में जब सत्ता बदलती है तो पीपल दे वांट चेंज, तो उसी के चलते उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। फिर बड़े बड़े हस्तियां आई, उससे बढ़ के एट द एंड ऑफ द कॉर्पोरेटर जो मेयर का सपना था वो हमें ही मिल रहा है। एक बार मेयर हमारे पार्टी से है, उसको हैदराबाद की जो तरक्की है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, अभी आप मेयर को लेकर के जो सोच रही हैं, एक बार मैं दिलशाद अहमद जी का भी रुख कर लेती हूँ। दिलशाद जी, यहाँ पर आपको हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं इन चुनाव में भी देखने को मिला, लेकिन आप कम सीटों पर भी गए थे। आपने तो कुछ गिनी चुनी सीटें जो हैं, जो आपकी गढ़ रही हैं, उन्हीं का रुख किया था। लेकिन फिलहाल अगर बीजेपी का इजाफे के रूप में बात की जाए तो बीजेपी तो आपसे बड़े विपक्ष के रूप में दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि जो अगले चुनाव होंगे उसमें बीजेपी एक जबरदस्त विकल्प के रूप में क्षेत्र की जनता के सामने अब उपलब्ध है। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर। एक्चुअली मैडम, मैं सबसे पहले सभी को नमस्कार कहूंगा। दूसरी बात यह है कि हमने इतिहास में पहली मर्तबा ये देखा है कि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में इतने नेता पहुंचने के बावजूद क्या कर पाए। ओवैसी साहब को लोग बहुत कटवा कहते हैं। अब देखा जाए, कांग्रेस ने इतनी बाहुबली तरीके से इलेक्शन लड़ा है, देखिए 4 सीट हासिल पाई है जी। क्या आपको ये लगता नहीं है बहुत कटवा कांग्रेस है, ओवैसी साहब नहीं है, MIM नहीं है? एक बात। दूसरी बात, जहां दलितों का, मुस्लिमों का, गरीबों का शोषण हो रहा है, जहां किसान धरने पे बैठे हैं, वहां इतने दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जाते हैं, और ऐसा चुनाव प्रचार जहां पर कोई महत्वपूर्ण नहीं है उसका, जहां कोई वैल्यूएशन नहीं है। आखिरकार हिंदुस्तान की राजनीति कर क्या रही है? माननीय वजीर आजम क्या कर रहे हैं इस चीज के लिए? मैं जानना चाहता हूँ हिंदुस्तान की जनता से, हिंदुस्तान की आवाम से, आप साला अधिकारी लोगों से सारा से, कि ये बहुत कंफ्यूजिंग की बात है कि कॉर्पोरेशन के चुनाव में मुख्यमंत्री बात आई है उत्तर प्रदेश से। सर लेकिन कहीं कोई परहेज करने को लेकर के कुछ कानून में लिखा तो है नहीं ऐसा कि अगर नगर निगम के चुनाव है तो उसमें मुख्यमंत्री नहीं जा सकता, प्रधानमंत्री जाकर के उसमें शिरकत नहीं कर सकता? मैडम, हैदराबाद में क्यों हुआ ऐसा? कॉर्पोरेशन तो और भी बहुत जगह होते हैं जी। इसकी सीधी सीधी बात यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रातों की नींद लोगों की उड़ा दी है, और जिस तरीके से जनाधार MIM का बढ़ रहा है, सारी पार्टियों का दिमाग खराब है कि कहीं हम 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार न बनाते। तो सवाल हैदराबाद का नहीं है। उत्तर प्रदेश तो अभी बहुत दूर है, ठीक है। आप बिहार के चुनाव को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, पश्चिम बंगाल पर भी आपकी निगाहें बनी हुई है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इन्हीं चुनावों में आपने तो पूरी सीटों पर अपने कैंडिडेट भी नहीं उतारे जी। सर, इन्हीं चुनावों में आपने हर सीट पर तो अपने कैंडिडेट भी नहीं उतारे। आप लोग तो लिमिटेड सीटों पर आगे गए थे। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आपने बिहार को लेकर के जो कॉन्फिडेंस जताया है वो समझ में आता है कि जिन सीटों पर आप गए थे वो सीटें आपने निकाल ली। MIM दरअसल वहां काम कर रही है जहां पे हम अपना काम कर चुके हैं जी। हम हवाओं में काम नहीं करते हैं, हम बहुत बढ़िया रैली नहीं निकालते हैं, हमें काम करना है, हमें जनता की सेवा करनी है, तो हमें लाइक करता है, वेलकम है उसका। अब हम हर जगह जाकर टक्कर तो मारेंगे नहीं ना। हमारा मकसद है लोगों की सेवा करना। वही साहब का काम है लोगों को जोड़ना, उनकी परेशानियों को सुनना, उनके मसलों को हल करना। हम मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं, हम नहीं करते हैं। मैं संजय सिंह का रुख करने वाली थी, लेकिन सर क्योंकि अब आपने इसमें मुद्दों का जिक्र किया है तो मुझे एक तस्वीर ध्यान आ रही है। इन्हीं चुनावों से पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब जब क्षेत्र की जनता के बीच गए थे वोट अपील करने के लिए अपने चुनाव प्रचार के बीच में, तो वहां पर उन्हें जनता का विरोध भी झेलना पड़ा था, उन्हें उल्टे पैर लौटना पड़ा था। आप कह रहे हैं कि काम हुए, बारिश की वजह से बेहाल जनता की तस्वीरें भी तो क्षेत्र की जनता ने देखी थी। उन्होंने कहा कि कहां थे जनाब आप जब हम लोग जूझ रहे थे। जब घर में 4 लोग होते हैं ना तब बराबरी के नहीं होते हैं। और जैसे जैसे हमारी पार्टी मार्केट में बढ़ रही है, देखिए सारे काम अच्छे नहीं करता हर इंसान, सीखने भी पड़ते हैं, आगे भी बढ़ते हैं, वो वक्त अलग था। अभी बाढ़ आई है हैदराबाद के अंदर, पता ना कौन सी पार्टी ने सहयोग किया है, कौन खड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों के सहयोग से लोगों की कंप्लेंट आ रही है, जहां जहां हमें लग रहा है हम गलत है, हम अपने आप को संभाल भी रहे हैं। चलिए, आप तो कॉन्फिडेंट हैं कि इन चुनावों के नतीजों पर न जाएं,
आप लोग उत्तर प्रदेश भी फतेह करने वाले हैं और पश्चिम बंगाल में भी जरूर से कोई समीकरण तो बनता हुआ दिख ही रहा है, जो कॉन्फिडेंस आप में दिख रहा है। संजय सिंह का मैं रुक कर लेती हूँ। संजय जी, पहले तो जो आंकड़े हैं वो आपके लिए तो खुशखबरी ही है, क्योंकि आप लोगों का न सिर्फ जनाधार बढ़ा है, बल्कि ये सीटें जो आपके पास आई हैं ये भी बता रही हैं कि अगला जो चुनाव होगा उसमें आप एक जबरदस्त विपक्ष के रूप में होंगे और ये भी हो सकता है कि अगली बार सत्ता हथिया लें आप। देखिए, इतनी ऊंची उड़ान तो खैर हम लोग नहीं उड़ते हैं जी, लेकिन ये बात तय है कि जिस हिसाब से पार्टी ने मेहनत किया है और जिस हिसाब से ओवैसी साहब अपनी बदजुबानी से पूरे देश को अपनी आवाज सुनाते रहे हैं जी, जो उनके बोलचाल और भाषा थी और जिसका वो प्रयोग अक्सर करते रहते हैं, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं से कुल मिला के नतीजा ये जरूर आया कि हैदराबाद की जनता ने एक बार के लिए सोचा जरूर है कि भाजपा ही उनका एक विकल्प है और तभी शायद 75 लाख टोटल वोट है वहां नगर निगम में जी, और 5 लोकसभा 24 विधानसभा उसके अंदर वो पूरा कवर करता है जी, और उसमें से 20% मत पाने का मतलब है कि 15 लाख के करीब वोट मिला है। तो और 3 सीट से 36 सीट की ओर बढ़ोतरी हुई है जी। तो हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एक पूरा कार्य करने का कार्यशैली है और सबको साथ लेकर सबको विश्वास में लाना, विश्वास में लेना, उसके बाद चुनाव लड़ना, हमें लगता है कहीं ना कहीं से कारगर साबित हुआ है। और आज आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ओवैसी जैसे नेताओं के विचार वाले नेताओं को जी, इनके पिछले जो प्रवक्ता आए थे, जब मैं इसी टीवी चैनल में बैठा हुआ था डिबेट में, तो उन्होंने इसे किला कहा था ओवैसी का जी, और आज और उन्होंने मुझे चैलेंज भी दी थी, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग हो तो आज आप ही के चैनल पे कह रहा हूं कि जनता से बड़ा प्रजातंत्र के अंदर कुछ नहीं होता है और कभी जनता जो आप पर विश्वास करती है उसको काम से किला का निर्माण करो, ना कि बदजुबानी भाषा बोल के कि 2 घंटे का मौका दे दो, पुलिस हटा दो तो हिंदुओं को समाप्त कर देंगे। ऐसी भाषाओं का प्रयोग करके अगर आप जनता के बीच में जाते हो तो बहुत कम दिनों के लिए होता लेकिन ये है और यही जनता ने साबित रोक रही किया। हूं, ये आरोप तो आप लोगों पर भी लग रहा है कि धर्म की राजनीति तो आप लोग भी करते हैं। आरोप अमित शाह वहां जाते हैं तो मंदिर जाकर के दर्शन करते हैं, हालांकि बाद में कहते हैं कि तो मेरे आस्था से जुड़ा हुआ विषय था। ये एलिगेशन तो आप लोगों पर प्रजातंत्र में मंदिर जाके पूजा करना, किसी को मस्जिद जाके पूजा करना और अपने अपने चुनाव प्रचार का अभियान शुरू करना, ये कोई गुनाह नहीं है। गुनाह ये है कि अमित शाह जाकर कभी ये नहीं कहते हैं कि 3 घंटे के लिए पुलिस हटा दो तो मैं हिंदुस्तान से सभी मुसलमानों को खत्म कर दूंगा। आज तक भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नेता जो हिंदुस्तानी मुसलमान है उसके ऊपर कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं किया जी। जब जो बातें हुई हमने पाकिस्तान की करी, कट्टरवादी मुस्लिमों की करी और आतंकवाद की करी, जो देश के लिए कहीं ना कहीं से खतरा था उसके खिलाफ करी। सर, टीआरएस के चाहे वो जो भी रिप्रेजेंटेटिव धर्म और हो, जो भी जाति हो। एआईएमआईएम के रिप्रेजेंटेटिव दोनों हमारे साथ मौजूद हैं और दोनों ने अपनी बात की शुरुआत में यही कहा कि जिस तरीके से आपने अपने दिग्गज उतार दिए, वो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में, ऐसा कभी कहीं और देखने को नहीं मिला। हैदराबाद में ये शुरुआत कैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया था अभी उनसे जी कि क्या किसी प्रजातंत्र में लिखा है कि कोई दिग्गज निगम के चुनाव के प्रचार में नहीं जा सकते। चुनाव प्रचार में उतरने का मतलब है अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना जी, और अपने विचार को जनता तक पहुंचाना, उनके अंदर समाना, उनका विश्वास जितना उसको वोट में तब्दील करना। ये कार्य जो भी कर सकेगा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कहते हैं कि मैं कार्यकर्ता हूं जी, और यहां हर कोई कार्यकर्ता है। पार्टी अगर किसी को कहीं भी ड्यूटी लगाती है भाषण देने के लिए, पब्लिक में जाने के लिए, औहदा देखकर नहीं लगाती है, जरूरत देखकर लगाती है और उसी के हिसाब से लोग काम करते हैं और उसका नतीजा आज आपके सामने है। चलिए, संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव जी, यहाँ पर नतीजे सबके सामने हैं, जनाधार किसका बढ़ा किसका घटा ये सबके सामने है, लेकिन कारणों को लेकर के जब मंथन मनन चलेगा और सत्ता को काबिज करने के लिए, हथियाने के लिए जिस तरीके से अब समीकरण बदलेंगे भी, जिसके आरोप पहले ही बीजेपी लगा चुकी है कि अगर एआईएमआईएम और टीआरएस की बात की जाए तो ये तो अंदर खाने में एक ही हैं, जनता को सिर्फ गुमराह करने के लिए अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं और जो नतीजे आए, क्या वाकई क्षेत्र की जनता, जो अमित शाह ने भी कहा था कि डायनेस्टी वर्सेस डेमोक्रेसी में अब डेमोक्रेसी को जिताना है, जनता ने ये बता दिया है? देखिए प्रीति, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम दोनों
भले एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हों, लेकिन दोनों की शैली कमोबेश राजनीति करने की एक ही है। दोनों ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। जनसंख्या के हिसाब से यदि देखा जाए तो यदि ध्रुवीकरण की बात होती है तो उसमें फायदा किसको ज्यादा मिलेगा हम भी जानते हैं और ये भी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हैदराबाद के स्थानीय चुनाव में या निकाय चुनाव में जिस तरह से देश के बड़े बड़े दिग्गजों को उतार दिया गया, देश के गृह मंत्री चले गए, स्मृति ईरानी चली गई, नड्डा साहब चले गए और फायर ब्रांड योगी जी भी पहुंच गए। निश्चित तौर पे जाने के बाद इन लोगों के वहां का भाग्योदय होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि ये भाग्योदय की बात नहीं करते, केवल नाम बदलने की बात वो करते रहे और नाम पे ही अटके रहे। तमाम तरह की बातें होती रही जो निश्चित रूप से लोगों के जहन में ये बात खटकती रही कि इतने बड़े नेता यदि हमारे पास आए तो किसी ने कहा कि MIM को वोट देना मतलब कि हिंदुस्तान को कमजोर करना और पाकिस्तान को मजबूत करना। किसी ने जवाब दिया कि हम नाम बदल देंगे, किसी ने कहा कि तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। ये तमाम तरह की जो बातें होती रहीं उसमें सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस किसी ने कोई कर रहा था तो वहाँ हैदराबाद की जनता महसूस कर रही थी। क्योंकि स्थानीय निकाय के जब चुनाव होते हैं तो वहाँ की नाली, सड़क, मकान, बिजली, पानी, इन सब मुद्दों की बात होनी चाहिए थी। दुर्भाग्य की बात कि किसी भी बड़े नेता के मुंह से इन सब चीजों के बारे में कोई बात नहीं निकली। केवल और केवल ध्रुवीकरण निश्चित तौर पे उसका लाभ मिला और जहां 4 सीट थे आप देख रही हैं कि किस तरह से इजाफा उसमें हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि एक गलत परिपाटी भी शुरू हुई है। जिस तरह से स्थानीय निकाय के चुनाव में कोई आदमी, जो आदमी जिस मोहल्ले में रहता है, गली मोहल्ले में, वो उस मोहल्ले और गली के बारे में ज़्यादा बेहतर जानता है कि हमारे यहाँ की नाली खराब है, नहीं है, सड़कें ठीक है, नहीं है, बिजली आती है, नहीं आती है। लेकिन देश का गृह मंत्री जाके बताया कि आपके यहाँ नाली सही नहीं है, बिजली सही नहीं है, पानी सड़क नहीं, तो ये निश्चित तौर पर वो आदमी जो वहाँ का आदमी है वो अपने आप को ठगा हुआ। लेकिन सर कमी भी तो कहीं ना कहीं स्थानीय पार्टियों की रह गई ना। अगर मैं बात करती हूँ TRS की तो उनको लेकर के आरोप ये लगे कि वो तो अपने घर से बाहर तक नहीं निकलते, क्षेत्र की जनता उनके दर्शन ही नहीं कर पाती, उनके सल्तनत में जाकर के हाजिरी कैसे लगाए, अपनी जो समस्या है वो बताए कैसे, क्योंकि उनके तो दर्शन ही नहीं होते हैं। इस तरह के आरोप भी लगाए गए थे। और अब ये जो नतीजे दिख रहे हैं, जनता को कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो देखा होगा ना, जमीन कुछ तो होगी तभी तो ये तब्दील हुआ, या सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति के बाद ये वोट में तब्दील हो गई सारी चीजें। निश्चित तौर पे ये विश्लेषण का विषय है कि ये इतने बड़े दिग्गज उतारे गए, उन लोगों के वजह से ये वोटों में तब्दीली हुई या वोट ज्यादा मिलने शुरू हुए, या वाकई पहले से जो वहां पे सरकारें थी उन लोगों के खामियाजा को उन लोगों ने भुगता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसके बारे में विचार बाद में होगी जब ये फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे। तो आज के वक्त में ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे जो चीज़ सोच के वहाँ गई थी, शुरुआती दौर में ही मुख्यमंत्री के बगल की एक सीट पे जिस तरह से चुनाव इसी नवंबर के शुरुआती दौर में उन्होंने जीता था, उनके हौसले बुलंद थे और उसी हौसले बुलंद को ध्यान में रखते हुए एक तरह से ये उन लोगों ने एक प्रयोग भी किया। लेकिन मैं ये दूसरी बात ये कह रहा था कि इतने स्थानीय किसी को कोई मनाही नहीं है, कोई चाहे किसी भी पार्टी का आदमी हो, कोई अपने नेता को, वरिष्ठ नेता को उतार सकता है। लेकिन निकाय चुनाव में, खास करके स्थानीय निकाय चुनाव में इतने बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े लोगों का उतर जाना यह भी सिद्ध करता है कि आप वहाँ के पार्टी के लोगों को या वहाँ जो पहले से थे उनको आप कम नहीं आंकते हैं। अपनी अपनी पूरी ताकत लगा दी। अमित शाह जी को हमने कहते हुए सुना है, आपने भी सुना है कि हम यहाँ केवल वोटों के प्रतिशत में इजाफा और सीटों में इजाफा के लिए नहीं लड़ रहे हैं, इस बार यहाँ पे हम अपनी सरकार देने जा रहे हैं और हम यहाँ पे मजबूती के साथ रहेंगे और यहाँ सब कुछ बदलेंगे। लेकिन रेखा जी का एक बार रुक कर लेती हूँ। रेखा जी, TRS इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बड़ी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन जो आरोप लगाए गए कि डायनेस्टी, इस डायनेस्टी से अगर क्षेत्र की जनता को निजात पाना है तो अब बीजेपी विकल्प है, क्योंकि AIMIM तो आपके अगर अंदर खाने की बात की जाए तो उन्हीं के साथ की पार्टी है, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए अलग अलग चुनाव लड़े हैं। आपको लगता है कि जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और आपके इलाके के जो नेता हैं, आपके क्षेत्र के जो नेता हैं, खास करके मैं चंद्रशेखर राव की बात करूंगी, कहीं ना कहीं उनसे चूक हो गई, क्षेत्र की जनता की नब्ज को नहीं भाप पाए और जो दरअसल स्थानीय मुद्दे थे उससे निजात नहीं दिला पाए? पहला बात जो डायनेस्टी का आपने कहा था, समझ नहीं आता यहाँ पे डायनेस्टी कहाँ से आ गया। क्योंकि जो KCR साहब ने, जो अभी जो मिनिस्टर है जी, वो नॉमिनेटेड पोस्ट है, ही हैज बीन इलेक्टेड, और जो कविता जी हैं जो MP बनी थी वो भी नॉमिनेटेड नहीं है, वोटेड था। लेकिन जो हरीश राव साहब है जो मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो तो 6 साल से वो MP ही रहे। तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी को उठा के बैठा दिया, नंबर 1 जी। नंबर 2, जो बीजेपी के बाहर था, लाइक वो लोग पोलराइजेशन की बात कर रहे थे, भाग्यनगर में नाम बदलने का, और फ्लड्स के बाद जब 10,000 जब TRS
इमरजेंसी के बेसिस पे वो बंटवारा कर रही थी, तो उन्होंने आवाज उठाया। उसके बाद इमीडिएटली 25,000 देने का वादा कर दिया। 25,000 हाउ इज इट पॉसिबल? ऊपर से ये भी बोलते हैं गाड़ी दे देंगे, घर दे देंगे, जिंदगी छोड़ के हर एक चीज तो फ्लड्स में हो गया था देने का प्रॉमिस कर रहे थे। मतलब आपका तो कहने का मतलब है कि लोक लुभावन वायदे किए गए बीजेपी की तरफ से, इसलिए बीजेपी को यह फायदा हुआ। यहाँ पर मैं अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान कर पा रही हूं, तो उन्होंने कुछ और चीजों का भी जिक्र किया था। मसलन रोजगार के अवसर को लेकर के उन्होंने कहा था कि आईटी हब में तब्दील किया जाएगा हैदराबाद को, गलियों में जिस तरीके का अनक्रोचमेंट दिखता है उसको खत्म किया जाएगा। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के, बांग्लादेशियों को लेकर के भी उन्होंने सीधे तौर पर मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि देखिए हम तो सफाया करना चाहें तो कर दें, जिससे क्षेत्र की जनता शायद परेशान भी है, लेकिन जैसे ही हम कोशिश करते हैं तो पार्लियामेंट में ओवैसी साहब शोर मचा देते हैं। आपको लगता है कि जब ये सारी बातें कही गई थी तो क्षेत्र की जनता ने अपना भला और बुरा समझा होगा और उसके बाद अपने मत का इस्तेमाल किया होगा? रोहिंग्या हो गए, जो माइग्रेंट्स का जो बात हुआ था, तो वो डिपार्टमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता। तो व्हाट वर दे डूइंग? आधार कार्ड का भी बात उठा था। आधार कार्ड जो है वो है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट को बदनाम करना सवाल ही नहीं है। वहां पे अमित जी खुद को नीचा दिखा रहे हैं जब वो बोलते हैं कि वो कमजोर है कि वो बीच में आके इंटरफियर कर। ये बात उनको बोलना ही नहीं था। और जहां तक आईटी हब है, जी आईटी हब है, फिर हमारा इंक्यूबेशन क्लब है, हमें इट इज ग्रेट जॉब। जॉब्स मिल रहे, अमेज़न हो गया, हो गया, उस तरह के बड़े बड़े कंपनी एंड अभी भी एक और 2-3 बड़े बड़े कंपनी के साथ साइन हो चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट ले लो आप, स्टार्टअप्स ले लो, हाईवेज ले लो आप, एजुकेशन ले लो, एवरी में हैदराबाद यहाँ की एक जो हैदराबाद का जो स्कीम है वो यूएनओ ने खुद ट्रेस किया और नीति आयोग ने खुद बोला इंडिया में तेलंगाना इज नंबर 3 में आता है व्हेन इट कम्स टू पब्लिक सेक्टर्स। तो कोई भी दृष्टि से आप तेलंगाना लीड में है। यस, जब पब्लिसिटी होती है तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे बात करते, दैट्स वेरी नॉर्मल। तो बस तेलंगाना ठीक ठाक। दूसरा इल्जाम आपने ये कहा जी केसीआर साहब से मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे उनको मिलने की जरूरत नहीं है, उनके इंटेलिजेंस है, जहाँ जो कमियां हैं खबर पहुंच जाए, प्रॉब्लम जी तो बाहर निकल के एक एक जन से मिलने की जरूरत नहीं है। हर एक स्तर में वी हैव पीपल जो वो लोग अपना वहां में प्रॉब्लम सॉल्व है, तो उनको आके प्रजा दरबार जो बोलते हैं हमें लग रहा है। चलिए दिलशाद अहमद जी, यहाँ पर भाग्यनगर का जो नाम रखा गया था, जो कहा जा रहा था, जो एक संज्ञा दी गई कि भाग्यनगर अब कहलाएगा ये क्षेत्र, ऐसा तो हालांकि नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी उस आंकड़े से तो बहुत दूर हैं। लेकिन अगले चुनावों में क्या आप देख पा रहे हैं, आकलन कर पा रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके से मजबूत विपक्ष के रूप में अब उभरती हुई दिखाई दे रही है, भाग्यनगर जल्द ही भाग्यनगर कहलाने लगेगा? देखिए मैडम जी, कोई भी बात निकालना और उसको पूरी कर देना ये छोटी बात नहीं है। भाग्यनगर बदल दिया जाएगा और हम चूड़ी पहन के बैठे रहेंगे, कहनाने हैं क्या हम? हिंदुस्तान की सरजमी गवाह है कि हमने योगदान क्या दिया है। सर आप कह रहे हैं योगदान दिया है, मैं यहाँ पर ये नतीजों को लेकर के जब आकलन कर पा रही हूँ, या अगर मैं अभी दूरदृष्टि रखती हूँ, थोड़ी बहुत अगर कुछ समझ रखती हूँ राजनीति की, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर निगम चुनावों में ये तस्वीर देखने को मिल रही है तो अगले जो चुनाव होंगे 2023 में, उस वक्त तक तो बीजेपी अपने आप को और मजबूत कर चुकी होगी। क्षेत्र की जनता अगर उन पर इसी तरह से भरोसा जताती रही तो ये दिन तो सामने आएगा ही ना। देखिए मैडम, इस तरीके का वोट बैंक से हम किसी शहर का या किसी प्रदेश का नाम नहीं बदल सकते। ये राजनीति है। कभी कभी क्या होता है कि वोट बैंक किसी का बढ़ के आता है, किसी का घट के आता है जी। ये आदमी के कार्य के ऊपर होता है सर। लेकिन कारणों की तो चर्चा आप लोग भी करेंगे ना, आप लोग भी तो इस चीज को असेसमेंट करेंगे ना कि आखिर बीजेपी का वोट बैंक इतना अचानक से बढ़ा कैसे? 7.1% अब तक पिछले चुनाव में उनका वोट बैंक था, जो तब्दील हो गया इतने बड़े दायरे में। तो ये तो असेसमेंट करना आपका भी काम है। आप कहते हैं कि हम तो अपनी जगह मजबूत हैं, हम मजबूती से दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो मजबूती तो मुझे दूसरी पार्टी की मजबूती में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। मेरा सवाल ही तो यही है, कमी कहाँ रह गई?
जब मैडम अखाड़े में 2 आदमी होते हैं तो एक है कि ना तो कोई हारता है ना जीतता है, और हमने कोई गारंटी तो नहीं दी कि सारी सीटें हम ही लेकर आएंगे। अच्छी बात है, बीजेपी ने अपना होमवर्क किया है या अपनी जनआधार को बढ़ाया है जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे शहर का नाम बदल देंगे, हमारे प्रदेश का नाम बदल देंगे और हम देखेंगे उसको। एक बात। दूसरी बात कि जहां ये मौजूद जा रहा है, मेरे कहने का मतलब मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम को जिन मुद्दों पे काम करना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिन मुद्दों पे काम करना चाहिए, जिन समस्याओं पे काम करना चाहिए, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। एक वैसी कोई ब्रांड मिल गया है, उनके पीछे हाथ धोने लगे हैं कि हिंदुस्तान की सरजमी पे नेता खत्म हो गए हैं। बताइए, हमें वोट कटवा कहा जाता है, क्या हैदराबाद के अंदर अभी कांग्रेस ने वोट कटवा का काम नहीं किया है, बीजेपी को सपोर्ट नहीं किए? कोई जवाब दे देना मुझे इस टाइम। कांग्रेस चलिए मैं एक बार संजय जी से इसका जवाब लेती हूँ। संजय जी, आपने सवाल सुन लिया है दिलशाद जी का, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो आपकी बी टीम का काम किया है, अगर हमको वोट कटवा कहा जाता है तो ये काम तो कांग्रेस ने भी किया है। इसका किस तरीके से ये देखिए, दुनिया की रीत चली आई है जी। मैं आपको शुरू से भी आपके चैनल पे बोलता आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई BCDEFGH कोई टीम नहीं है जी। होता क्या है, जो 3rd नंबर पे जहां भी जाता है या जो थोड़ा बहुत वोट लाता है, उसको हमेशा बीजेपी का बी टीम कह के और अपनी हार से मुंह छुपाने का एक कारण एक जारी कर दिया जाता है। सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने एजेंडों पे चुनाव लड़ती है, और मैंने आपको अभी पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ पर कोई बड़ा नेता और इस तरह से नहीं है। हमारे यहाँ पे प्रभावी कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं का संज्ञान दी जाती है, और अगर उस प्रभावी कार्यकर्ता में मैं भी शामिल होता हूं तो मैं भी जा सकता हूं, अमित शाह जी शामिल होते तो वो भी जा सकते हैं, और वो इस तरह से हमारी पार्टी कार्य करती है। लेकिन यहाँ एक सवाल मैं पूछ रही हूँ जो मेरे जहन में आ रहा है, कौतूहलवश अब ये पूछना चाहती हूँ कि अमित शाह तक ही हम जिक्र क्यों कर रहे हैं? इन चुनावों से ठीक पहले, इनफैक्ट जिस वक्त योगी आदित्यनाथ वहां पर गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, हालांकि मकसद कुछ और था, कारण कुछ और बताया गया, लेकिन उनका दौरा भी ऐन उस वक्त हो जाता है। इसको हम किस तरीके से देखें? देखिए, प्रधानमंत्री जी पूरे राष्ट्र के दौरे पे होते हैं जी, और उसको आप सर ये कोइंसिडेंस था क्या? कोइंसिडेंस कहिए या ये कहिए, देखिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम को 1 दिन 2 दिन में लगता है जी। वो 4 महीने 5 महीने से शेड्यूल होता है और उसके हिसाब से चलता है, और चुनाव अपने हिसाब से चलता है। और हम क्या करते हैं कि कभी कभी जब एक अच्छी खबर मिलती है, एक सुनिश्चित जीत दिखाई पड़ रही है, अच्छा रिपोर्ट कार्ड मिला है, हम उसको जोड़ के देखने की कोशिश करते हैं। आपको एक बात पर आना पड़ेगा, आज नगर निगम का चुनाव, नाली खरंजे, बाढ़ का आना, रोड का बहुत ज्यादा अतिक्रमण होना, क्राइम का बढ़ जाना छोटे लेवल पर, इससे प्रभावित होता है। और आप इस बात को लेकर चर्चा मत कीजिए कि भाजपा ने वहां क्या किया। इस बात को चर्चा करने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं TRS की सरकार जो है वहां रही होगी, जब मेयर रहे होंगे तो हैदराबाद में व्यवस्था अच्छे ढंग से संचालित नहीं हुआ होगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि नगर निगम के अंदर नगर पार्षद जो होते हैं, मैडम एक मिनट, नगर निगम में जो नगर पार्षद होते हैं वो जनता से सबसे पहले जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। चलिए संजीव जी से एक क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ। संजीव जी, आप इत्तेफाक रखते हैं संजय जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं? संजय जी वही बात कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन लोगों ने पहले अच्छा काम नहीं किया, इसकी वजह से एग्जैक्टली और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एग्रेसिव होकर ये चुनाव लड़ा और जिस तरह से पूरे धुरंधर लोगों को उतार दिया गया, मैं समझता हूं कि इसके परिणाम वाकई बिल्कुल अलग होने चाहिए थे। एक अलग, जिसकी बात लगातार कही जा रही थी कि वहां सब कुछ उल्टा पलटता हुआ नजर आएगा। और अब जो वादे किए गए थे उन वादों का क्या होगा? सारी बातें ही रह गई। तो कुल मिलाकर के देखना यही होगा कि हैदराबाद से जो बीजेपी ने शुरुआत की है पश्चिम बंगाल में और बाकी के जो गढ़ हैं जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला है, क्या ये तस्वीर वहां भी देखने को मिलेगी? कुल मिलाकर के क्या वहां पर कुछ और समीकरण भी मिलेंगे जिसको लेकर के बीजेपी पहले से आरोप लगाती रही है कि TRS और AIMIM तो साथ साथ थे? इन नतीजों के बाद क्या हैदराबाद में कुछ इस तरह की तस्वीर भी देखने को मिलेगी? बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। रेखा जी, आप हमारे साथ जुड़ी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। दिलशाद अहमद जी और संजीव कौशिक जी, आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा, प्रणाम।